हेलो। 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 Yes, am I audible? Hello. Okay. Okay, good morning, class. Good morning, class. Today we'll discuss a new topic, HP, hire purchase, accounting for hire purchase. So we will have two classes on hire purchase. Today is the first class on how to calculate the interest on hire purchase. That means HP interest. And in the next class, I will cover half repossession and full repossession. Okay, this is very interesting chapter and you will get one question from this chapter. So today we'll start with the HP interest. So this is the basic of this chapter, right? So we must know how to calculate the interest, then we will be able to do the other questions. Okay, so this is the base class. If you are able to calculate interest, then only you will be able to do the other part of the question. ओके, सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर करेंगे और इसका नाम है हायर परचेज। हायर परचेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये दो पार्ट में हम करेंगे। आज जो है एचपी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और जो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी उसमें हम हाफ एंड फुल रिपोजिशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो बेस क्लास है हायर परचेज के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आया तो आप जो दूसरी क्लास है वो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो इसलिए ये क्लास जो है आप इसको बिल्कुल अटेंटिव होकर करें, क्योंकि इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ साथ के साथ। मैं आपको पहले उसका कंसेप्ट बताऊंगी, फिर आप साथ के साथ वो क्वेश्चन भी करेंगे सो दैट कि यू आर एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। और यही आपका बेस है इस चैप्टर का। ओके, अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीख पाए तो बाकी का क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास में आप बिल्कुल फोकस करें। ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपका आज की क्लास आपको समझ में आ गई तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो आज आप साथ साथ करेंगे इसमें। सो लेट्स बिगिन विद द हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं इसमें हायर परचेज क्या होता है। जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है, उसने ट्रक खरीदी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, राइट। अब उसको ट्रक खरीदनी है, उसने 5 ट्रक चाहिए उसे। अब वो ट्रक खरीदना मतलब आपको पता है कितना पैसा देना पड़ता है, एकदम से उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कंपनी क्या करेगी, 5 ट्रक जो है वो इंस्टॉलमेंट में ले लेगी, राइट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हर ट्रक का क्या होगा, सपोज करो 1 लाख की ट्रक है तो क्या होगा, 10,000 की डाउन पेमेंट देगा। 10,000 की डाउन पेमेंट दे दिया सपोज, तो ट्रक उसके पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने डाउन पेमेंट करी, वो कंपनी जिससे भी आपने ट्रक लिया है वो आपको ओनर बना देती है, राइट। पर हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हमें माइक्रोवेव चाहिए, हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। हम मान लो माइक्रोवेव है 10,000 का,
हमने 1000 डाउन पेमेंट किया, बाकी 9000 की इंस्टॉलमेंट बन जाती है, राइट? वो हम मंथली, क्वार्टरली जो भी आपका डिसाइड हुआ दे दिया। तो आपने क्या होता है, 10,000 का अगर माइक्रोवेव है तो आपने 1000 डाउन पेमेंट दे दिया, तो बाकी सिर्फ 9000 तो नहीं पेमेंट करते, उसमें कुछ आप इंटरेस्ट भी देते हैं। सपोज करो माइक्रोवेव आपका 10,000 था, इंटरेस्ट ऐड करके आप टोटल इंस्टॉलमेंट बना के आपको पता चलेगा कि एक साल में आपने 12,000 की पेमेंट कर दी है। 2000 जो आपने पेमेंट किया है वो इंटरेस्ट का किया है, राइट? पर इससे फायदा क्या होता है कि एक साथ हम 10,000 नहीं दे पा रहे हैं, हम महीने के महीने अगर एक हजार दे पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे घर में एक चीज आ जाती है, ठीक है? सेम ऐसे ही क्या होता है, बिजनेस में भी होता है। उसमें 1-1 लाख की उसे 5 ट्रक लेनी है, तो 5 लाख रुपए एक साथ चाहिए, और सपोज उसके पास 5 लाख नहीं है, तो वो 5 ट्रक नहीं ले सकता। तो वो क्या करेगा, 10-10 हजार की डाउन पेमेंट कर दे, तो 50,000 में उसके पास 5 ट्रक आ जाएंगी, ठीक है? अब वो ट्रक जो है यूज कर सकता है, अपना काम, अपना बिजनेस कर सकता है। पर ऐसा हुआ कि उसने कुछ इंस्टॉलमेंट बांधी, और उस इंस्टॉलमेंट में उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड है और इंटरेस्ट भी ऐड है, ठीक है? सपोज करो ये इंस्टॉलमेंट इसने बांधी है, 12 महीने तक के लिए बांधी, राइट? अब जो इंस्टॉलमेंट उसने बांधी है, उसमें हो सकता है कि किसी कंपनी हो सकता है 1 इंस्टॉलमेंट दे पाई, 2 इंस्टॉलमेंट दे पाई, 3 इंस्टॉलमेंट दे पाई, बाकी नहीं दे पाई, ठीक है? क्या हो सकता है 11 इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट करी है, 12वीं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाई। उस केस में क्या होगा? क्या राइट है हायर वेंडर के पास? वेंडर कौन है? हायर वेंडर यहाँ पे जिसने सेल करी है ट्रक हायर परचेज सिस्टम पे, ठीक है? और जिसने खरीदा है वो क्या है? हायर परचेजर है, ठीक है? तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है, हायर परचेजर, हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है? जिसने सेल किया है, और हायर परचेजर कौन है? जिसने परचेज किया है, ठीक है? मान लो उसने 11वीं इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट करी है, 12वीं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो हायर वेंडर है, दैट मीन्स जिसने सेल करी है ट्रक अपनी, वो वापस लेके आ जाएगा और उसको कहीं और सेल कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो हायर परचेजर है, जिसने ट्रक लिया है, 11 इंस्टॉलमेंट दे चुका है, उसके बाद भी वो ओनर नहीं बनता है। ओनर कब बनता है वो? जब वो 12वीं इंस्टॉलमेंट दे देगा, तब जाके ओनर बनेगा। उसने 11वीं तक दिया है, उसके बावजूद वो ओनर नहीं बनेगा। तब तक जितनी भी पेमेंट उसने करी है एज़ अ इंस्टॉलमेंट, उसको हम क्या लेंगे? एज़ अ रेंट, कि आपने यूज़ किया है और मंथली उसकी आपने रेंट दी है। ये फ़र्क है आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज में। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है? आपने पहली पेमेंट करी, यानी डाउन पेमेंट करते साथ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पर हायर परचेज में क्या होता है? जब तक कि आप आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करते, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और जब तक आपने पेमेंट करी है, वो पेमेंट को एज अ रेंट लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर मान लो आपने माइक्रोवेव लिया है, और माइक्रोवेव लेने के बाद आपने पहली डाउन पेमेंट करी, ओनरशिप आपके पास चली जाती है, और उसके बाद जिसने आपको सेल आउट किया है, यानी कि जो वेंडर है, वो आपसे आपका सामान नहीं खींच सकता। सिर्फ वो केस फाइल सूट कर सकता है कि आप जो है अ, वो आप जो है सिर्फ उसका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो पेमेंट करिए। आपको इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि भई केस फाइल करके कि आप उसकी पेमेंट करें, ठीक है? पर हायर परचेज़ में केस फाइल वाइल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आप आखिरी पेमेंट जब तक नहीं करते, आखिरी इंस्टॉलमेंट, तब तक ओनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है? और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही डाउन पेमेंट आपने किया, ओनरशिप आपके पास शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वेंडर जो फाइल सूट कर सकता है आपकी पेमेंट लेने के लिए, ठीक है? सामान नहीं ले सकता, पर अपने पैसे लेने के लिए आपके ऊपर फाइल सूट कर सकता है, ठीक है? हायर परचेज़ में ऐसा नहीं है। हायर परचेज़ में पहले से ही डिसाइडेड है कि आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट तक, जब तक आपने नहीं दिया, आप उसके ओनर नहीं बनते हैं, तो एट एनी टाइम वेंडर जो है अपना सामान लेके जा सकता है और उसको कहीं भी सेल आउट करके अपने पैसे निकाल सकता है। उसके पास पूरा-पूरा राइट होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज़ एंड इंस्टॉलमेंट, राइट? दूसरी चीज़ क्या होती है, हायर परचेज़ यूजुअली वहाँ पे वर्कआउट करता है, जहाँ पे उस गुड्स की सेकेंडरी वैल्यू होती है। जैसे एक बार ट्रक जैसे है, ट्रक आपने किसी को सेल कर दिया, वेंडर ने सेल किया, और सेल करने के बाद क्या हुआ कि हायर परचेज़ सिस्टम पे कर दिया उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, और मान लो 11th पेमेंट करी है, 12th नहीं करी है, तो वो अपने पास ले आएगा, और उसका सेकंड, आपको पता है कि सेकेंडरी वैल्यू होती है। एक बार सेल करने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कोई दूसरा ओनर भी खरीद, कोई दूसरा बंदा भी उसको ले सकता है, तो वो उस दूसरे बंदे को दे देगा। तो ऐसे गुड्स पे हायर परचेज लगता है, जिसमें कि आफ्टर सेल के बाद भी उसकी वैल्यू रह जाती हो, ऐसी चीजों में हायर परचेज लगता है, ठीक है? जैसे ऐसा होता है कि हम कार लेते हैं, कार की भी सेकेंडरी वैल्यू होती है कि भई हमने अभी खरीदा है तो हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही मोबाइल है, जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा रेट नीचे गिर जाता है। एक बारी आपने खरीदा और उसके बाद मान लो 20,000 का मोबाइल है, तो तुरंत आप 20,000 में या 15,000 में सेल आउट नहीं कर सकते उसको, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों में हायर परचेज़ नहीं लगता। हायर परचेज़ ऐसी चीज़ों में लगता है जिसकी सेकेंडरी वैल्यू रहती है। आफ्टर सेल भी उसकी वैल्यू आप कर सकते हो, ठीक है? सो ये बेसिक डिफरेंस था हायर परचेज़ और इंस्टॉलमेंट में। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। Now, this is the meaning of hire purchase system. So, the hire purchase system is a method of selling the goods by following a midway between cash sale system and credit sale system. Okay, so this is the midway between cash sale and credit sale. Under cash sale system, the goods are sold and delivered to the purchaser or buyer only when the payment is made. Cash system is the best way actually, but you know nowadays we cannot survive without credit system.
है ना, हर जगह पे क्रेडिट क्रेडिट चल रहा है आजकल, कैश कैश के बेस पे नहीं चल रहा है। अगर कैश के बेस पे अगर चल रहा है तो दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। तो वहां पे क्या होता है, कैश कैश बेस पे कैश दो, पेमेंट दो और सामान लो, राइट। क्रेडिट सेल सिस्टम में क्या होता है, द गुड्स आर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इमीडिएटली बट द प्राइस इज पेड बाय द परचेजर or buyer on some future date, mostly without interest up to a certain time limit called credit period. ओके, सो क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है कि आपको तुरंत गुड्स डिलीवर्ड हो जाता है, तुरंत सोल्ड हो जाता है, पर जो प्राइस जो पेड होती है ना परचेजर या बायर के थ्रू, वो कोई फ्यूचर डेट उन्होंने डिसाइड करी होती है, वो भी आप कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम लिमिट। ओके, एंड दैट सर्टेन टाइम लिमिट कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। ओके, और इंटरेस्ट कब चार्ज होना शुरू करता है, आफ्टर दैट क्रॉसिंग लिमिट। As against these two popular systems of selling goods under hire purchase system, the goods are delivered immediately, but the price is recovered or collected in future in easy installments. Okay, with regular intervals. Regular interval means monthly, quarterly, 6 monthly. It all always decided among themselves. So hire purchase system is a special system of purchase and sale of retail business under which goods are delivered to the purchaser immediately. ओके, ऑन साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जैसे साइन किया, डिलीवर हो गया गुड तुरंत। पैसे का कोई टेंशन ही नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे खरीदे, नहीं। आप एग्रीमेंट साइन करिए और आप सामान ले जाइए और पेमेंट बाद में करो, राइट। बट परचेज प्राइस इज रिकवर्ड कलेक्टेड हिम फ्रॉम हिम इन फ्यूचर इन प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाएगी, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, जो भी उनका हो, यूजली मंथली होता है, राइट। सो दीज इंस्टॉलमेंट्स मे बी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली. It totally depend on agreement. So although the purchaser gets the possession of the goods immediately, yet he will become the owner of goods only on the payments of the installments, including the last installment. Okay, goods आपके पास आ जाएंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं, पर उसके ओनर कब बनेंगे, जब तक कि आप लास्ट पेमेंट उसकी नहीं दे देते, ठीक है, तब तक ओनर नहीं है, राइट। और इस बीच में अगर मान लो आपने 6 इंस्टॉलमेंट दिया, उसके इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी, तो आपका ऐसा नहीं है कि सामान भी ले जाएगा जो भी आपको दिया गया है। जैसे सपोज यहाँ ट्रक है, तो ट्रक वो अपने पास ले जा सकता है, पूरा राइट है, क्योंकि आप ओनर नहीं बने हैं। दूसरा, जो आपने इंस्टॉलमेंट दी है वो वेस्ट हो गई, उसको एज अ रेंट मान लेंगे कि आपने हमारा सामान यूज किया, आपने रेंट पेमेंट करी है, ठीक है। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स पेड आर ट्रीटेड एज अ हायर चार्ज, उसको हायर चार्ज की तरह मानेंगे टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑफ। Okay, so it must be made clear that in case of default in the payment of even in the last installment, the seller or vendor will be entitled or authorized to take back or repossess the goods and forfeit the amount already paid by the purchaser, treating it as a higher charge. ओके, तो अभी तक जितनी भी पेमेंट करी है, 6 इंस्टॉलमेंट तक करी है मान लो यहाँ पे, उसके बाद नहीं देता है पेमेंट, तो इसको क्या मान लेंगे कि आपने उसका चार्ज दिया है, रेंट दिया है यूज करने का सामान, आपको वापस नहीं करेगा वो, और अपने गुड्स भी वापस ले जाएगा जो भी आपको दिया है, जैसे यहाँ पे ट्रक है, ठीक है। सो अंडर हायर परचेज सिस्टम, द सेलर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड द हायर वेंडर। जिसने सेल किया है गुड्स, उसको क्या कह रहे हैं हम, हायर वेंडर, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी है हायर वेंडर। और परचेजर इज कॉल्ड हायर परचेजर, जिसने परचेज किया है उसको हम क्या कह रहे हैं, हायर परचेजर। सो वी हैव टू टर्म हियर, हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। सो जस्ट मेक इट क्लियर, हु इज हायर वेंडर, कौन है हायर वेंडर, जिसने सेल किया है गुड्स को, राइट, वो हायर वेंडर है। एंड हु इज हायर परचेजर, जिसने परचेज किया। तो आगे जब भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, हायर वेंडर हायर परचेजर की उससे करूंगी, ठीक है। तो आप इसको समझ जाना, हायर वेंडर कौन है, हायर परचेजर कौन है, ठीक है। तो लेट मी सी योर Q&A। आपको मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक तो हायर परचेज सिस्टम क्या है, हायर वेंडर कौन है, हायर परचेजर कौन है, ये 3 जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी है, ये क्लियर है कि नहीं है। लेट मी चेक योर Q&A फर्स्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, पहले मुझे ये बताएं आप लोग कि जो मैंने आपको अभी बताया है ये समझ में आया है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। मैम लास्ट क्लास नहीं ली थी, आप बता सकते हो कि मैं वो कैसे अटेंड करूं। लास्ट क्लास अभी छोड़ो, अभी की क्लास बात करो। मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया, एसएल से बात करो आप लोग, नहीं तो आप जेआर मोहन की बुक खरीद लो, कब तक मटेरियल की वेट करोगे, नहीं। Hire purchase a credit term on the basis of installment, but the ownership will transfer after last payment. Yes, yes, right, right. Hire purchase system is a credit term on the basis of installment, but ownership will transfer after last payment. Yes, you're right. ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछो फटाफट से। आ गया समझ में तो वो भी मुझे 1-2 कमेंट्स में डाल के कर दो, सो दैट कि मैं आगे मूव करूं। क्या रिप्लाई करना है मैम, बुक मिलना शुरू हो गई। आस्क एसओएल, बच्चे एसओएल से पूछो, ये बुक का मुझे नहीं पता है।
सब बता रहे हैं कि इस बुक की बात आप पूछो, आस्क एस वेल। मुझे बुक का नहीं पता है मैम, ये चैप्टर एस की बुक में नहीं मिल रहा। यस बेटा, मे बी पॉसिबल, प्लीज लुक, आप इस बुक पे डिपेंड मत करो, गो फॉर JR मोगा, आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, प्लीज आप थोड़ा ध्यान दो, आपको एग्जाम देना है तो बी सीरियस। आप JR मोगा मार्केट में आती है, आप ले लो और आपस में शेयर कर लो। इस डाउन पेमेंट टेकन इन, यस डाउन पेमेंट होगा इसमें, मैं अभी आपको बताऊंगी डाउन पेमेंट होगा, यस जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं ये चीज भी बताऊंगी, होगा। इज कवर्ड बाय, यू डोंट रिक्वायर ऑल दिस स्टफ ना, तुम बेसिकली जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। ओके, यस यू अंडरस्टैंड, दिस इज गुड, ओके, ये टू द रेलिवेंट पॉइंट पूछा है, ठीक है, आगे मूव करती हूँ फिर, ठीक है, तो आ गया समझ, ओके ओके गुड गुड, ओके, यस समथिंग लाइक EMI, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम बैकलॉग कैसे कवर होगा प्लीज बता दीजिए। रिकॉर्डेड 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 जो होगे ना इनके पास होगा, वो आप पूछो उनसे, होगा वो आप कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम दोबारा। तो ठीक है, तो तीन चीजें हमने सीखी, एक तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर वेंडर कौन है, हायर परचेजर कौन है, ठीक है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है। देखो कई बार आपका एक छोटा सा 2 नंबर का अगर आपका आ जाए थ्योरी, तो थ्योरी भी आ जाती है, difference between installment and hire purchase system, right? So you will be able to write it down. Under installment purchase system, the ownership or property in goods is immediately acquired by the purchaser along with possession of goods. Okay, ownership आपने installment system में क्या होता है, जैसे ही डाउन पेमेंट करी है तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट सिमिलर टू हायर परचेज, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में, प्रोसीजर दोनों का सेम है, पर हायर परचेज में क्या होता है, जब तक कि लास्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट में पहले आपने डाउन पेमेंट ही दे दी, ओनरशिप तुरंत आपको मिल जाती है, ठीक है। So, however, if there is any default in the payment of any installment, the seller cannot repossess the goods. अब देखो क्या फर्क पड़ा ओनरशिप का, कि अगर आपने कोई फॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट देने में, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, राइट, तो क्योंकि ओनरशिप आपको तुरंत मिल गई है तो सेलर आपको रिपोजेस नहीं कर सकता, सामान आपके घर से वापस नहीं ला सकता। ही कैन ओनली स्यू द बायर फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड बैलेंस अमाउंट। अनपेड बैलेंस अमाउंट के लिए आपको कोर्ट तक खींच सकता है कि मैंने इनको माइक्रोवेव दिया था, इन्होंने 1,000 रुपए देकर रख लिया, अब मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट के लिए वो स्यू कर सकता है, सामान आपके घर से लाके वापस ले जा सकता। वाइल इन केस ऑफ हायर परचेज, क्योंकि ओनरशिप आपको मिली ही नहीं होती, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक ना दे तो उसका पूरा पूरा राइट होता है बीइंग ओनर, आपसे आपका सामान जो आपको दिया है ट्रक वापस छीन ले, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स है हायर परचेज एग्रीमेंट में, एक हायरर है, हायर परचेजर है, वो बता दिया हायर परचेजर कौन है, जो गुड परचेज कर रहा है, ओनर कौन है, जिसको पोजीशन मिल गई है, राइट, और जिसका पूरा राइट है। अब मींस अ पर्सन हु डिलीवर्स हैज डिलीवर्ड पोजीशन ऑफ गुड्स टू अ हायरर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज आल्सो कॉल्ड हायर वेंडर। ये हायर चार्जेस क्या हो गए, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं हम एज अ इंस्टॉलमेंट में, क्या होता है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं देते, पर हम क्या करते हैं उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करते हैं, वही हायर चार्जेस होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, इसको आप लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और डाउन पेमेंट आपकी गिवन है। सबसे पहला टाइप क्या है, व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या गिवन है कि डाउन पेमेंट 8,000 है, देखो 1/1/2010 में डाउन पेमेंट किया है 8,000 का, 31/12/2010 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है 5,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है 31/12/11 में,
फिर 12, फिर 13, हर साल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 5,500 की, डाउन पेमेंट दी है 8,000, तो टोटल कैश प्राइस हो गया हमारा 20,000, 8,000, 28,000, राइट। और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो 10% हो रहा है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इनका इंटरेस्ट और हायर परचेज प्राइस करना है, ठीक है। तो उन्होंने गिवन भी किया हुआ है, पहला टाइप क्या है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख लो इसको, ये क्वेश्चन है आपका, डाउन पेमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट चार्ज गिवन है, ठीक। इसको 2 मिनट ऐसा करो, मैं 2 मिनट छोड़ती हूँ, आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, क्लिक कर रहे हो तो क्लिक कर लो, 2 मिनट देख लो इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जो है, अब इसका सोल्यूशन में आ जाओ। अब इसके सोल्यूशन में देखो, देखो सबसे पहले तो जो 28,000 है, ठीक है, 5,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 8,000 की डाउन पेमेंट थी, सबको टोटल किया तो 28,000 पेमेंट करी हमने, ठीक है। तो 28,000 में से 8,000 तो डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक। फिर 20,000 क्या हुआ, 20,000 की आपने लोन लिया, 5,000 दिया ना, पहला जो पेमेंट किया वो 8,000 कैश में दे दिया आपने, बाकी बचा 20,000 उसका लोन लिया आपने, क्योंकि आप एक साथ तो पेमेंट कर नहीं रहे हो, तो वो लोन ही तो हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस पे तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आपने कैश दे दिया। इंटरेस्ट किस पे लगना चाहिए, जिसका आपने लोन लिया, यानी 20,000 का लोन लिया, इस पे आपका 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो पहले साल आपके पास कितना पेमेंट करना है, 20,000, 20,000 का लोन है तो 10% 20,000 पे लगेगा। दूसरा साल आएगा तो दूसरे साल में क्या होगा, आपके पास 5,000 तो दे चुके होंगे इंस्टॉलमेंट का पैसा, तो रिमेनिंग बचेगा 15,000, तो 15,000 पे 10% देना पड़ेगा। अब इतना क्योंकि पेमेंट देना है तो लोन 15,000 ही बचा, ठीक है, इसका 10% दोगे। फिर उसके इसके दूसरे साल 5,000 क्योंकि दे चुके होगे तो 10,000 बचा होगा, अब इसके ऊपर 10% दोगे। अब इस साल 5,000 दे चुके होगे एज इंस्टॉलमेंट तो 5,000 बचा होगा, तो अब इस पे 10% दोगे, ठीक है। तो दोबारा देखो, आपने क्या किया कि 8,000 तो डाउन पेमेंट दे दिया, 28,000 पूरी पेमेंट करनी थी जिसमें 8,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, 5,000 का आप इंस्टॉलमेंट दे रहे थे 4 साल, तो यानी 20,000 हो गया, तो 20,000 का लोन है, ठीक है। जो लोन लोगे उसी पे ही तो इंटरेस्ट दोगे, डाउन पेमेंट पे तो इंटरेस्ट नहीं दोगे क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो। जो पेमेंट नहीं किया है उसी पे इंटरेस्ट देंगे ना, तो लोन 20,000 का बना, तो पहले साल जो इंटरेस्ट दोगे वो 20,000 पे दोगे। दूसरे साल आप किस पे इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि पहले साल 5,000 तो दे चुके होगे इंस्टॉलमेंट, तो दूसरे साल बचा आपके पास 15,000, अब इसके ऊपर 10% दोगे। तीसरे साल क्या हुआ होगा, इसमें 5,000 दे चुके होगे तो इस पे दोगे, अब इसमें 5,000 दे चुके होगे तो इसमें 10% दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो इसकी टेबल क्या बनेगी, इसकी टेबल ऐसे बनेगी, यहाँ पे डेट लिखोगे, यहाँ पे टाइप लिख लो कि यहाँ पे डाउन पेमेंट किया है, ये इंस्टॉलमेंट दिया है, आई का मतलब इंस्टॉलमेंट, यहाँ कॉस्ट लिख लो कि जो भी आपने कॉस्ट पेमेंट करी है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, और यहाँ पे हायर परचेज प्राइस, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस कैसे बनेगा, जो पेमेंट कर रहे हो और प्लस इंटरेस्ट जो दे रहे हो, इन दोनों का ऐड करोगे, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऐड करोगे, तब जाके आपका हायर परचेज प्राइस बनेगा, ठीक है। तो आपने 1/1/2010 को डाउन पेमेंट किया 8,000 का, इस पे इंटरेस्ट तो दोगे नहीं क्योंकि वो आपने कैश पेमेंट करी होगी, डाउन पेमेंट मतलब कैश पेमेंट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपका 8,000 ही एचपीपी आ जाएगा पहले। फिर आपने उस साल जो है, ये 1/1/2010 की बात है, ठीक, समान आ गया आपके पास। फिर 31/12/2010 एंड ऑफ द ईयर, तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी 5,000 की, ठीक। अब लोन आपने लिया 20,000 का 4 साल के लिए, है ना, तो 20,000 पे 10% करोगे तो 2,000 का इंटरेस्ट आएगा। तो आपने ओवरऑल जो हायर परचेज प्राइस पेमेंट करी होगी वो करी होगी 7,000, 5,000 प्लस 2,000 7,000, ठीक। फिर अगला साल आ गया 2011, 2011 में अब लोन का अमाउंट कितना रह गया, 5,000 तो आपने पेमेंट कर दी, 15,000 रह गया, ठीक। उसमें से 5,000 आपको इस साल और पेमेंट करनी है, 5,000 कर दिया, 15,000 का 10% जो हो गया 1500, अब आपको पूरा हायर परचेज प्राइस पेमेंट करनी है 6,500, ठीक। फिर अगले साल आए आप 31/12/2012, उसमें अब आपने पेमेंट करनी है, 5,000 कर दिया, 5,000 पेमेंट करेंगे, और 10,000 क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया था तो 10,000 पे 10% 1,000, फिर ये 6,000 बन जाएगा, दोनों ऐड करके 5,000 प्लस 1,000, ठीक। फिर
31/12/2013 में आओ, सिर्फ 5,000 बचा है, वो पेमेंट कर दी और 5,000 पे 10% कितना हो गया? 500, तो 5500 हो गया आपका हायर परचेज प्राइस, ठीक है? तो ओवरऑल जब आप इसको ऐड करोगे तो 33,000 बन जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 5,000 बन जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 28,000, 28,000 और 5,000 ऐड करोगे तो बनेगा 33,000, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बार आप फिर से इसको थोड़ी देर देखो इसको। ओके, अभी बताओ ये जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है, ये आ गया समझ में? हायर परचेज पीरियड गुड्स ट्रक के बेस पे दिए जाते हैं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं कुछ, ओके। फेस्टिवल वेबसाइट में देखो, आपको वहां मिल जाएगी रिकॉर्डिंग ना। इस चैप्टर का नाम हायर परचेज सिस्टम है, यू सर्च इट फ्रॉम देयर, ओके। यस, ओके। यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे जरा अभी इसका बताना, ये जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया अभी आया आपको समझ में? So that I can move to another type. Yes, yes. आपका नेम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? नो, इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितनी बार बता दिया है मैंने ये चीज तुम्हें? हायर परचेजर, हायर परचेजर परचेज। यस, मैम इफ इंस्टॉलमेंट एक्सिस्ट व्हाई इज देयर अ नीड फॉर हायर परचेज? अरे तुम्हें डिफरेंस अभी बताया ना, हायर परचेज का क्या डिफरेंस है? सी फॉर द डिफरेंस, यही तो फर्क है दोनों में।
इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज का डिफरेंस क्या है? इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है उसमें तुरंत आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में नहीं होती है, और हायर परचेज हमेशा हैवी अमाउंट की गुड्स पे लगते हैं जिसकी सेकेंडरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आप माइक्रोवेव खरीद लो, मोबाइल फोन खरीद लो, ये कोई हायर वैल्यू भी नहीं है और इसकी सेकेंडरी वैल्यू नहीं होती। एक बार खरीद लो, उसके बाद मार्केट में देखो उस फोन का वैल्यू कितना कम घट जाता है। ट्रक वगैरह ऐसी हैवी चीज होती है, मशीनरीज होती हैं जिसमें कि पता नहीं कितने कितने लाख चाहिए, एक साथ बंदे के पास नहीं होते ये पैसे। उसमें क्या करते हैं वो कि कुछ डाउन पेमेंट करके रख लेते हैं और उसके बाद तुरंत उसको अगर मान लो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो वो उससे वापस ले लेते हैं, वो रिपोजेस कर लेते हैं, उसको किसी और को दे देते हैं। ओके, तो ये क्लियर है मेरे को, बच्चों से भी पता चल रहा है कि ठीक है आपको फर्स्ट सिस्टम समझ में आया है। यस, अंडरस्टैंड। Installment payment system, the ownership will transfer on the same time. If the purchaser make default on installment, the vendor will send purchase a notice through the agreement by the court. Reposition is not possible. Yes. Is not possible as their secondary value is not able to meet the default. ये क्या लिखा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। Reposition is not possible in case of reposition where not possible in case of installment. Installment में reposition नहीं होती है, hire purchase में होती है ना? The interest will be charged on the amount of 20. Yes, yes, yes. 20,000, right? ठीक है, तो मैं समझ गई, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। The interest amount will be first year 2000, second year इतना, third year इतना, last year yes, 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 right. Dear Monga book of financial, can you show the front of? The online is available. ऑनलाइन में है, आप सर्च करो आपको दिख जाएगा जेआर मोंगा का फ्रंट पेज। ओके, इट्स इन ग्रीन। व्हाट इज डी? डी फॉर डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट, डी फॉर डाउन पेमेंट। पहली बार आप क्या करते हो? डाउन पेमेंट करते हो ना, फिर इंस्टॉलमेंट देते हो। ठीक है मैम, जेआर मोंगा सेकंड हैंड ले सकते हैं। यस, आप सेकंड हैंड ले लो, कोई इशू नहीं है। जेआर मोंगा सेकंड हैंड ले सकते हैं। ओके, तो नाउ अब मैं कैसे ऐड हुआ है मैम? 2000 इंटरेस्ट कैसे ऐड हुआ? क्या पूछना चाहते हो इसमें, कैसे ऐड हुआ? 2000 आया कैसे? बताया तो वो आपका लोन पे 10%। लोन कितना लिया है? 20,000 का लिया है। 20,000 पे 10% कितना हुआ? ये लोन पे इंटरेस्ट है। ये हायर, यस बना सकते हैं। ये आपको मैं, यस आई विल शो यू इन नेक्स्ट क्लास। अकाउंट्स वाली जो चीज है ना, ये नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे। आज सिर्फ आपको किस पे कंसंट्रेट करना है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, एक बारी आपको समझ में आ जाए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, देन यू विल कम टू नो हाउ टू मेक अ अकाउंट्स। अभी अकाउंट्स में मत घुसो, आज सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड क्लास है, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपको बेस नहीं आया तो उसके बाद आप अकाउंट्स भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द इंटरेस्ट, जो मैं करा रही हूँ उस पर फोकस करो पहले। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो, सारे बच्चों को समझ में आया, फिर भी स्टिल आई जस्ट वांट टू रिपीट वंस अगेन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट गिवन है, दिस इज टाइप 1। देखो 4 टाइप होते हैं, जिसमें टाइप 1 अभी मैं कवर कर रही हूँ। व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, राइट? तो उसमें कहा है कि डाउन पेमेंट कर दी 8,000 की, फिर 2010 यानी एंड 31/12 देखो, और ये 1/1/2010 में डाउन पेमेंट करिए। डी फॉर डाउन पेमेंट, आई फॉर इंस्टॉलमेंट। तो 2010 के एंड में इंस्टॉलमेंट 5,000 का है, फिर सेकंड 11 में 5,000 5,000 5,000। जब आप डाउन पेमेंट करते हो मतलब कैश दे रहे हो ना, तो कैश देने, इस पे इंटरेस्ट थोड़ी पेमेंट करोगे। इंटरेस्ट किस पे दोगे? जो लोन, ये 20,000 जो 5,500 तुम 4 साल दे रहे हो, वो जो है वही तो लोन हुआ तुम्हारा। अभी पेमेंट नहीं करी तुमने, एक करोगे 1 साल के बाद, यानी कि 31/12/2010। भाई तुमने उसकी पेमेंट नहीं करी है तो उस पे कुछ इंटरेस्ट दोगे ना। तो जो 31/12/2010 में तुम्हें पेमेंट करनी है, अभी तक कितना अमाउंट ड्यू है तुम्हारे ऊपर? 20,000 का है ना, जिसमें कि पहले साल 5,000 दे रहे हो। तो अभी इंटरेस्ट किस पे पेमेंट करोगे? पेमेंट करोगे 20,000 पे 10%। फिर दूसरे साल आओगे, जब दूसरे साल आओगे 2011 में, तब तक 5,000 पेमेंट कर चुके होगे, तो 15,000 ना बकाया रह गया। 15,000 पे 10% दोगे तो 1,500 दोगे। आप 5,000 दोबारा दे दिए। तीसरे साल आओ 12 पे, तो 12 में अब 10,000 का ड्यू है आपके ऊपर, तो 10,000 पे 10% दोगे। फिर ड्यू 5,000 पे है आपका चौथे साल में, तो इस पे दोगे ना 10%। जितना जितना तुम पैसा उसका अपने पास रखोगे, उसी पे ही तो इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो वही चीज तुम्हें टेबल के फॉर्म पे दिखा देनी है।
ये तुम्हारा वर्किंग नोट होगा जब तुम अकाउंट्स बनाओगे तो, अभी अकाउंट्स पे दिमाग मत लगाओ। ये डेट है तुम्हारी, ये टाइप है, ये डी फॉर डाउन पेमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है, ये सारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। ये आप कॉस्ट पेमेंट कर रहे हो, ये 8,000 उसकी डाउन पेमेंट है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कैश पेमेंट कर रहे हो, उस पर क्या इंटरेस्ट दोगे। तो ये आपका एचपीपी आ गया। एचपीपी क्या होता है, इंटरेस्ट को ऐड करके उसका हायर परचेज प्राइस होता है। तो 5,000 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 2,000 तुम इंटरेस्ट दोगे, तो 7,000 रुपया दोगे तुम एज इंस्टॉलमेंट, राइट। फिर 2011 में क्या करोगे, 5,000 दोगे जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट दे दोगे 1,500 और हो जाएगा 6500। फिर 5,000, 1,000 इंटरेस्ट, 6,000, ऐसे यहाँ पे 5500। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे। आप देखो, ये जो है इस क्वेश्चन को तुम क्लिक कर लो, तुम एज अ होमवर्क इसको कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसको क्लिक कर लो, ये आपको खुद करना है। जस्ट मेक श्योर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। आई होप ये आपने क्लिक कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है आपका, व्हेन कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट और टोटल एचपीपी इज गिवन। ठीक है, जब आपका कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट गिवन है, टोटल एचपीपी गिवन है, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड एचपीपी प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो डाउन पेमेंट इज गिवन 8,000 रुपीज, डाउन पेमेंट गिवन है 1/1/2010 का 8,000। तो आपका इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 है, सेकंड 5,000 है, थर्ड 5,000, फोर्थ 5,000। ठीक है, टोटल कैश प्राइस इज गिवन 28,000 और इंटरेस्ट चार्ज गिवन है 5,000। तुम ध्यान दो, ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट 10% गिवन था, आपको ये अमाउंट नहीं गिवन था। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अमाउंट गिवन है। ठीक, और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट गिवन है और इंस्टॉलमेंट गिवन है। ठीक है, टोटल कैश प्राइस भी गिवन है। ठीक है, ये सारा कुछ गिवन है आपको। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको क्या गिवन है, आपको ये इंस्टॉलमेंट गिवन है, डाउन पेमेंट गिवन है। ठीक है, और आपको टोटल इंटरेस्ट बता दिया कि 5,000 है। अब आपको इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एचपीपी, हायर परचेज प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट। ये तो इकट्ठा दे दिया ना उठा के, इंटरेस्ट नहीं गिवन किया है। जब इकट्ठा दे दिया है तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, इस अमाउंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको अब रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, देखो रेशियो क्या निकलेगा, फर्स्ट ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट ड्यू होगा आपके पास, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8,000 तो आपने डाउन पेमेंट दे दिया है। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो 1/1/2010 में डाउन पेमेंट 8,000 दिया, सामान आपके पास आ गया। अब 31/12/2010 में पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, फिर 11 में दोगे, फिर 12 में दोगे, 13 में दोगे। तो अभी आपका 2010 में जो है ड्यू अमाउंट क्या हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15,000 की, तीसरी होगी 10,000 की, चौथी होगी 5,000 की। ठीक है, यही तो ड्यू हुआ। पहला तो आपका रहेगा क्योंकि कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, तो 20,000 रुपया ड्यू हो जाएगा। फिर दूसरे साल क्योंकि 5,000 दे चुके होगे पहले साल का, तो दूसरे साल में 15,000 ड्यू हो जाएगा। फिर दूसरे साल में 5,000 दे दोगे तो तीसरे साल में 10,000 ड्यू हो जाएगा। तीसरे साल में 5,000 पेमेंट कर चुके होगे तो चौथे साल में 5,000 का ड्यू हो गया। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐसे लिखोगे आप। उसके बाद इसका रेशियो निकालोगे, तो जब आप इसको आपस में काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, 5 की टेबल से काट दो तो ये 4 आ गया। देखो 1 2 3 4 1 1 2 3, पहले तो आप ये काट दो 0 0 जो है आपस में, 3 3 0 काट दोगे, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 5, 5 की टेबल से काटो तो यहाँ 1 2 3 4, तो रेशियो हो गया 4:3:2:1। ये रेशियोज आ गए। 5,000 आपको गिवन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले साल क्या आएगा, 5,000 इंटू 4/10, 4 + 3 7 9 10। ठीक, तो 5,000 इंटू 4/10 2,000 आ गया, 5,000 इंटू 3/10 इतना आ गया, 2/10 1,000, 1/10 500, और 5,000 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो सबका आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट क्या है। ठीक, तो आप 5,000 प्लस 2,000 करोगे तो एचपीपी आ गया 7,000। फिर 5,000 प्लस 1,500 करोगे तो एचपीपी आ गया 6500। ठीक, फिर 5,000 प्लस 1,000 करोगे तो एचपीपी आ गया 6,000। फिर 5,000 प्लस 500 करोगे तो एचपीपी आ गया 5,500। ठीक है, पूरा ऐड करोगे 3,300, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐड करोगे तो 2,800, तो 2,800 28,000 प्लस 5,000 ऐड करोगे तो 33,000। ठीक है, तो इसको एक बार फिर देखो, क्वेश्चन क्या गिवन था इस बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है। इस बारी आपको गिवन है क्या, इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, डाउन पेमेंट गिवन है, टोटल कैश प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस गिवन है आपको, पूरा पूरा अमाउंट 5,000। इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है इस बारी पूरा अमाउंट ही गिवन है, डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट और हायर परचेज करना है। ठीक है,
तो देखो 28,000 गिवन था हमें टोटल कैश प्राइस, इंटरेस्ट 5,000 गिवन था, तो 33,000 एचपीपी हमने निकाल लिया ओवरऑल। पर एक एक साल का नहीं पता था हमें, तो वो निकालने के लिए हमने रेशियो यूज किया। यहाँ पे रेशियो क्या यूज किया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट फर्स्ट ईयर में 20,000 है, सेकंड ईयर में 15,000 है, फिर 10,000 है, फिर 5,000 है। इसको हमने जब आपस में कट किया 5 के टेबल से, तो रेशियो निकल के आ गया हमारा 4, 3, 2, 1। इसके रेशियो में 5,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ऐड किया 5,000 प्लस 2,000 7,000 एचपीपी, 5,000 प्लस 1,500 6500 एचपीपी, ये सारा ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारा बन गया एचपीपी, हमारा निकल गया हर साल का। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टाइप। अब इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट करो, और ये आपका होमवर्क है आज का। इसको फटाफट क्लिक कर लो क्वेश्चन नंबर 2 को, और इसको करो एग्जैक्टली ऐसे ही करो जैसा भी बताया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपने क्लिक कर लिया होगा। तो जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। एक टेबल बनाओ इस तरीके से, ये टेबल बनाओ, और ऐसे आप इंस्टॉलमेंट लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखो, क्या क्या बचेगा, फिर रेशियो निकाल लो। लेट मी चेक, प्रॉब्लम्स तुम्हारी कुछ है तो। ओके,
Okay, method is clear. Okay, good. So now moving to the method number 3. Okay, so I hope आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इस पे टाइप 2 पे. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ टाइप 3. टाइप 3 क्या है? व्हेन ओनली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट आर गिवन, है ना, सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस बोथ. ठीक है, अब ये देखो यहाँ डाउन पेमेंट गिवन है आपको, 8,000 की डाउन पेमेंट करी है, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, दैट मींस ये एचपीपी गिवन है आपको, है ना, 7,000 का गिवन है, 6,500, 6,000, 5,500, ये आपको एचपीपी गिवन है, जिसमें कि कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों ही एडेड है, पर हमें कॉस्ट को अलग दिखाना है, इंटरेस्ट को अलग दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है, अब हमें इस पे काम करना है. ठीक है, तो थर्ड टाइप क्या होता है जिसमें सिर्फ आपको एचपीपी गिवन है, तो आप उसमें कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले आप एक अपना टेबल बना लो. ठीक, ये आपने अपना एक टेबल बनाया जिसमें आपने डेट डाली, 1/1/2010, 31/12/2010, 31/12/2011, 12/13 आपने डाल दिया. पहले आपने डाउन पेमेंट करनी है, फिर इंस्टॉलमेंट 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 1 2 3 4 डाल दिया. यहाँ पे कैश प्राइस है, यानी कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, और ये इंटरेस्ट है. हायर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? 8,000 डाउन पेमेंट दिया है, तो कैश प्राइस तो पहले डाउन पेमेंट का यहाँ 8,000 आ जाएगा, इंटरेस्ट कुछ हम देते नहीं है तो नील आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होती है. हायर परचेज आपको गिवन है, फर्स्ट ईयर का 7,000 अमाउंट गिवन है, 65, 6,000, 5,500 ये लिख लो, बाकी ये हमें कैलकुलेट करना है. अब हम कैसे करेंगे? सोचो एक सेकंड के लिए. सबसे पहले तो इसका टोटल कर लो कि ये टोटल क्या आएगा. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे टोटल करोगे तो टोटल आपका आ गया 33,000. ठीक, जब ये 33,000 आ गया, अब आप इसका थोड़ा सा डिफरेंस निकालने की कोशिश करो. 7,000 टू 6,500 का डिफरेंस निकालो. क्या आएगा? 7,000 में से 6,500 माइनस करोगे तो 500 आएगा. 6,500 में से 6,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 500. 6,000 में से 5,500 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 500. दैट मीन्स सबका डिफरेंसेस क्या आ रहा है? हर साल कॉमन आ रहा है, 500. तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर इंस्टॉलमेंट इस साल में थर्ड ईयर में 6,000 थी और फोर्थ ईयर में हमने 5,500 दिया है, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? 500 जो होगा वो इंटरेस्ट का ही अमाउंट होगा. ठीक है, यानी 6,000 अगर हमने पिछले साल दिया था एचपीपी, और इस साल हमने 5,500 दिया है. ठीक है, तो वो, और हर साल जो हमारा 500 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा, इसका मतलब किसका आ रहा होगा? भाई हमारा जो कैश प्राइस प्रिंसिपल है वो तो सेम है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 500 का इंटरेस्ट का आ रहा है, तो ये हमने इंटरेस्ट का ही एक्स्ट्रा दिया होगा. तो हम क्या करेंगे? 5,500 में से 500 माइनस करेंगे, तो हमारा ये 500 जो है हमारा इंटरेस्ट आ गया, और उसमें से 500 माइनस करेंगे तो 5,000 आ गया इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर आओगे, उसके थोड़ा ऊपर जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नहीं. तो 500 इधर आ गया. अब नेक्स्ट ईयर जब आओगे, थर्ड ईयर में देखो क्या हुआ होगा, हमने इसका भी देना होगा, वो अमाउंट भी होगा, और इसका भी होगा. ठीक है, दोनों का ही ऐड कर देंगे हम. 500 इसका भी हो गया हमारा, और हमारा क्या होगा? ये हमने 5,000 नहीं पेमेंट किया होगा, और इस साल का 5,000 भी नहीं दिया होगा. ठीक है, तो यानी 500 इस साल का भी देंगे, ये फोर्थ ईयर, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया होगा, और ये भी नहीं किया होगा थर्ड ईयर का भी, तो 500 इसका भी होगा. तो 500 500 1000 हो गया. फिर हम थर्ड ईयर में जाएंगे, जब हम, सॉरी, सेकंड ईयर में जाएंगे, जब हम सेकंड ईयर का दे रहे होंगे, तो हमने इस ईयर का भी नहीं दिया होगा, इस ईयर का भी नहीं दिया होगा. ठीक है, और इसका भी नहीं दिया था, ड्यू चल रहा था, तो तीनों का ऐड करके हमारा 1,500 हो जाएगा. ठीक, जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ होगा? सारा ड्यू होगा हमारे पास, ये सब ड्यू है. ठीक है, तो हमने इन सबका 500 ऐड करना है, और प्लस इस साल का भी 500 ऐड करना है, तो ये आ गया हमारा 2,000. ठीक है, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट हमारा आ गया. अब हम क्या करेंगे? 7,000 में से 2,000 माइनस करेंगे 5,000,
1500 6500 में से 1500 माइनस करेंगे 5000, फिर 6000 में से 1000 माइनस करेंगे 500, 5500 में से इतना माइनस करेंगे 500 तो 5000। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। इसको तुम एक काम करो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है एचपीपी का अमाउंट गिवन है, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ उसको। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला अमाउंट गिवन है, ठीक है, ना तो आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है, ना आपको कैश प्राइस गिवन है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट और कैश प्राइस? सबसे पहले आप देखो कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका और इसका डिफरेंस देखोगे, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट का, तो आप देखोगे पहली इंस्टॉलमेंट में आपने 7000 दिया है, दूसरे में 6500 दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस 500 आया। फिर आप 6500 और 6000 का डिफरेंस देखोगे, फिर देखोगे फिर 500 आया है। फिर 6000 की 5500 का डिफरेंस देखोगे, देखोगे फिर 500 आया। इसका मतलब ये जो 500 है, ये डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक, तो अगर हमारा 500 500 का डिफरेंस है और वो इंटरेस्ट है, तो 500 अगर इंटरेस्ट यहाँ लिखते हो, तो फिर 5500 में से 500 घटाओगे तो 5000 की इंस्टॉलमेंट यहाँ आ गई आपकी। ठीक, फिर इसके ऊपर आओ, जब आप थर्ड ईयर में आओगे, तो थर्ड ईयर में आपका जो ड्यू होगा वो क्या होगा, वो इस ईयर का भी होगा और इस ईयर का भी होगा। तो दोनों ईयर का 500 ऐड करोगे तो 1000 आ जाएगा। फिर आप तीसरे साल में आओगे, तो जब इसके ऊपर जाओगे तो इसका भी 500, इसका भी 500, इसका भी 1500 आ गया। जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो सबका ही आ गया 500, तो 4 साल का 500 ऐड करोगे 2000 आ गया। जब इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे निकाल लोगे, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट को अपने इस अमाउंट से माइनस करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कैश प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे किया हुआ है। ये देखो, सबका डिफरेंसेस निकाल लिया। ठीक, जब सबका डिफरेंसेस निकाल लिया इसमें, तो तुम नीचे से शुरू करोगे। 500 माइनस करो, इसमें से 5000 आ गया। फिर इसमें देखो, ये 2 साल का लग जाएगा 1000, फिर तीसरे साल का, 3 साल का 1500, फिर चौथे साल का 2000 पाँच पाँच सौ बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये इसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो। ये आपका, इसको क्लिक कर लो और इसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको क्लिक कर लो।
सो आई होप आपने ये क्वेश्चन क्लिक किया है. अब आप इसको सॉल्व करो. टेक 2 to 3 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व इट. रिप्लाई तो करो. व्हाट? क्या रिप्लाई करूं मैं? यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक दैट आई एम कवरिंग. डू इट. तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना. क्वेश्चन तो दिया मैंने आपको करने के लिए. अभी जो क्वेश्चन दिया है उसको क्लिक करो, उसको करने की कोशिश करो. नहीं, क्वेश्चन में टोटल पेमेंट जो की है वो 28,000 क्या है? वो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट है. और 33,000 कैसे आ रहा है? इंटरेस्ट ऐड करके आ रहा है वो, है ना. 28,000 क्या है? 28,000 आपका कॉस्ट प्राइस है. ठीक है. उसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट प्लस करोगे तब वो 33,000 आ जाएगा. इतनी सी तो बात आती होगी समझ में. तो आपका आ जाएगा वो एसपीपी जो आपका है 33,000. प्रिंसिपल अमाउंट आप खुद सोचो ना. प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पेमेंट करोगे. कैश प्राइस क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है. मैम कांट सी माय मैसेजेस. क्या मैसेजेस हैं तुम्हारे? भाई जो मैं करा रही हूँ उसमें से पूछो. सेकंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? सेकंड इंटरेस्ट 1500 कैसे आएगा? ये पूछ रहे हो? अच्छा मैं बताती हूँ उसको. अरे वो बताया ना आपको. किस किस वाले में से पूछ रहे हो आप? जो अभी कराया है जस्ट अभी. ये देखो इसमें ये 500 आया है समझ में. ये डिफरेंसेस निकालना है यानी हर साल 500 दिया है. जब ये लास्ट ईयर से निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन को सबसे नीचे से करते हैं स्टार्ट करना. ठीक है. तो ये 500 है. तो जब इसके ऊपर जाओगे तो 2 साल का हो गया ना. यानी 500 इस साल का, 500 इस साल का, तो 1000 आ गया. इधर आओगे थर्ड ईयर में तो 500 500 500 1500 आ गया. फिर ऊपर आओगे तो 500 500 500 500 तो ये 2000 आ गया. ऐसे निकलेगा इसका इंटरेस्ट. और कैश प्राइस क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही तो है ये. आपने 8,000 दिया, फिर 5,000 दिया, 5,000 दिया, तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट थोड़ी देनी है. उसके साथ इंटरेस्ट भी तो ऐड करोगे. इंटरेस्ट ऐड करके तब जाके एचपीपी प्राइस निकलती है. यानी कि कैश प्राइस हो गया ये पूरा. ये आपका प्रिंसिपल हो गया. उसमें आपने ऐड किया इंटरेस्ट. फिर जाके आपका ये एचपीपी बनता है 33,000. दिस इज नॉट रिमेनिंग. 28,000 तो आपने जो पेमेंट करना था वो, उसमें 5,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया है. तब जाके आपका फाइनली इतने का वो प्रोडक्ट बना है 33,000 का. जो चीज 28,000 की थी वो आपने लिए 33,000 में. क्यों? क्योंकि पेमेंट आपने 4 साल में की है, एक साथ नहीं करी है पेमेंट. आई होप अभी समझ में आया होगा ये. मैम 2,000 कैसे ऐड हुआ लोन पे इंटरेस्ट? मैम कैन आई नो दैट इन विच टेलीग्राम. ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो. क्वेश्चन पूछो जो मैंने अभी कराया. व्हाट इज फुल कैश प्राइस मेथड इन हायर परचेज सेल. यही है जो मैं आपको करा रही हूँ. जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग.
कंसंट्रेट कंसंट्रेट करो जो मैं आपको करवा रही हूँ। अकाउंट फॉर्म में नहीं, आज नहीं कराना है, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया मैंने। वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज आप सिर्फ जो मैं कराती हूँ ना, आप पहले आप इस पे ध्यान दिया करो। क्या है? ये क्लास डेडिकेटेड आपको सिर्फ इंटरेस्ट के लिए किया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा, अकाउंट्स कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है? तो आज जो करा रही हूँ उस पे ध्यान दो पहले। अभी ठीक है स्क्रीन? ओके, स्क्रीन नहीं आ रही है? अच्छा, लेट मी ट्राई टू डू वंस अगेन शेयर द स्क्रीन। शेयर तो है स्क्रीन मेरी। ऐसा मैं दोबारा शेयर करने की कोशिश करती हूँ स्टॉप करके। अभी आ रही है स्क्रीन? देखो। एक लास्ट मेथड और बचा है, मैं करवाती हूँ। पहले मैं 2 मिनट आपके क्वेश्चंस देख लूँ। अभी आई है स्क्रीन? मेरे को थोड़ा सा ये बता दो। ओके, ओके, गुड गुड। क्वेश्चन जिनके सॉल्व हुए हैं, गुड फ्रॉम माय साइड। इसका मतलब वो आप ढंग से देख रहे हो क्लास, तभी आपसे हो पाया। ओके, गुड गुड। हाँ, आप कंसंट्रेट होके देखो जो मैं करवा रही हूँ। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अकाउंट्स, तो और समझ में आएगा फिर, है ना? फिर इससे आपका खुद भी इंटरेस्ट जगेगा क्वेश्चन करने के लिए। देन यू नीड नॉट टू गो थ्रू बुक ऑल्सो, अगर अभी आपको समझ में आ गया तो। बाय टेबल इंटरेस्ट थ्री क्या है? नॉट एबल टू सॉल्व? वाई? क्यों नहीं सॉल्व कर पाए हो? ऐसा थोड़ी होता नॉट एबल टू सॉल्व लिख दिया हो गया। ओके, गुड गुड। ऐसा कुछ है नहीं, कोई टेक्निकल चीज थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है कि सॉल्व नहीं हो पाया। भाई खाना पका के नहीं मिलेगा, पकाना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन वी विल इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट एसपीपी माइनस। ओके, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, अब मैं आगे मूव करती हूँ। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, जितने भी बच्चे सॉल्व कर पाए क्वेश्चन, गुड टू देम। और वो काफी कंसंट्रेट होके काम कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और बहुत अच्छी तरीके से उनको ये सब्जेक्ट समझ में आ भी जाएगा, ये चैप्टर। ठीक है, चलो मैं आगे मूव करती हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ फोर्थ टाइप का। ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइप।
Now write down 4 type is when higher purchase installment and rate of interest is given. जब आपको higher purchase installment given है और rate of interest given है, तब आप क्या करोगे? अब देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट और कैश प्राइस, ठीक है। डाउन पेमेंट आपको गिवन है 1/1/2010 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखो उसी साल के एंड में दे रहे हैं 31/12/2010 को 5600। दूसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे साल 3650 2850 1100। ये आपको क्या गिवन है, एचपीपी गिवन है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है। टोटल इसको ऐड करोगे तो 18,000 आ रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, बाकी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 18,000 गिवन है ये टोटल, और पर ईयर के हिसाब से भी आपको गिवन है। 10% आपको चार्जेस गिवन है, ठीक। अब आप टेबल बनाओगे इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बनाओ, और टेबल जब बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। ये देखो, ये टेबल कुछ इस टाइप से दिखेगा। आप बनाओगे यहाँ डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और हायर परचेज प्राइस। तो सबसे पहले तो आपको 4800 दिया है डाउन पेमेंट, तो आपको पता है डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, नील हो जाएगा। कैश प्राइस आपकी आपको 1 साल का पता चल गया है, 4800 है बिगनिंग में। फिर एसपीपी ये आ गया, आपने यहाँ तक लिखा। फिर उसके बाद देखो आपने टोटल लिख दिया 18,000, जो कि आपको उसमें ही गिवन है। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तब आपका एचपीपी आता है। तो यानी कैश प्राइस आपका 100% होगा, इंटरेस्ट 10% है, गिवन है क्वेश्चन में। तो एचपीपी क्या हो गया, दोनों को ऐड करके 110%, ठीक। तो 110% हो गया। तो अगर आप एचपीपी पे निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा, वो एचपीपी पे निकालोगे तो वो हो जाएगा 10/110, 10/110। अगर आप कैश प्राइस पे निकालोगे तो 10/100 होगा, पर हमें कैश प्राइस पे नहीं निकालना है, हमें तो एचपीपी पे निकालना है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10/110 किसका करेंगे, एचपीपी का करेंगे। क्यों, क्योंकि एचपीपी की ही इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और एचपीपी कितना परसेंट होगा, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा, उसमें कैश प्राइस भी जुड़ा होगा। कैश प्राइस को अगर हम 100 मानते हैं तो इंटरेस्ट 10% गिवन है, तो एचपीपी 110% होगा। तो यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 10/110% हो गया, ठीक है, एचपीपी के अमाउंट का। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर, एचपीपी का प्राइस गिवन है 1800, यहाँ पे 1100, तो 1100 इंटू 10/110, ये आ गया आपका 100, यानी 100 इंटरेस्ट है। तो ये 1100 में से 100 माइनस करोगे तो 1000 आपका आ जाएगा कैश प्राइस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जहां पे इंटरेस्ट कैश प्राइस नहीं गिवन है, लास्ट से ही स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया 10 में से 110, तो आ गया 100 इंटरेस्ट। तो आपने 1100 में से 100 माइनस किया तो 1000 आपका आ गया कैश प्राइस, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर के लिए देखो क्या करोगे। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखो नेक्स्ट ईयर के लिए आप करोगे कि 2850, और क्योंकि आप इसके ऊपर यहाँ आए हो, ये अमाउंट भी तो ड्यू होगा नीचे वाला, ये तो पेमेंट आपने नहीं करी होगी, ठीक है। जब आप इस ईयर में होगे, आपने 2012 में, तो आपने ये नीचे वाला पेमेंट थोड़ी किया होगा, यानी नीचे वाला भी ड्यू होगा। तो आप 2850 प्लस ये भी ऐड कर दोगे 1000, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10/110 से, तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा 350। तो 2850 में से, यानी एसपीपी में से इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका कैश प्राइस, कैश प्राइस आ गया। अब इस साल आ जाओ, तीसरे साल, नीचे से तीसरे साल, आप क्या करोगे, आप करोगे 3650 प्लस,
अब इस साल में आपने ये पेमेंट भी नहीं करी होगी, ये पेमेंट भी नहीं करी होगी, ड्यू ही तो वो होगा ये अमाउंट। तो आप क्या करोगे, 3650 ये प्लस करोगे और 2500 प्लस करोगे, 1000 प्लस करोगे और इंटू करोगे 10/110। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ देखो, देखो अब आप यहाँ आओगे, हाँ, तीसरे साल, नीचे से तीसरे साल आओगे। ठीक, तो जब तुम नीचे से तीसरे साल आओगे तो आप क्या करोगे, ये प्लस करोगे और इसमें प्लस करोगे ये दोनों, क्योंकि जब इस साल में होगे तो ये दोनों तो आप दिए नहीं होगे ना, ड्यू ही चल रहा होगा ये। तो 2500 प्लस 1000 3500, तो आपने 3500 ऐड कर दिया, ये 10/110 ये इंटरेस्ट आ गया। तो आप 3650 में से 650 माइनस करोगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा 3000। ठीक, अब आ जाओ चौथे साल नीचे से, जब नीचे से चौथे साल में आओगे तो 5600 इसको प्लस करोगे और जब आप इस साल में होगे तो आपने ये सारी पेमेंट नहीं की होगी, तो ये सारी पेमेंट को ऐड कर दोगे। जब ये सारी पेमेंट ऐड करोगे तो 6500 आ जाएगा आपका। ठीक, उसको प्लस करके 10/100 110% करोगे तो 1100 आपका यहाँ इंटरेस्ट निकलेगा। 5600 में से 1100 माइनस करोगे तो 4500 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक कर लो आप। एक बार मैं सारा रिविजन करवा दूंगी पर पहले इसको आप क्लिक कर लो, इसकी कैलकुलेशन। तो अब आखिरी में देखो आपने क्या देखना है, जब आप पूरा ऐड करोगे तो 15,800 आपकी कैश प्राइस हो गई, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करोगे 2200 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 18,000 निकलेगा। ये देखो, और यही हमारा एसपीपी गिवन भी था। इसको 2 मिनट देखो, क्लिक कर लो इसको। देखो जो जो मैं करा रही हूँ उसे फटाफट क्लिक कर लिया करो। आज आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, और किसी चीज में नहीं करना। अकाउंट्स अकाउंट्स पे ध्यान मत दो, वो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, तो वो अभी आप छोड़ दो दिमाग से। आज आपका सिर्फ यही होमवर्क है, जेआर मोंगा की बुक उठाओगे, उसमें सारे टाइप्स गिवन है, जो भी कुछ करा रही हूँ मैं उस बुक से ही करवा रही हूँ, उसपे सारे टाइप्स गिवन है, इलस्ट्रेशंस गिवन है, क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ आपको कैलकुलेशन वाला पोर्शन करना है, टेबल बना बना के बस। अकाउंट्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तब करना उसको। अब आप ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आपको करना है एज अ होमवर्क।
आई होप ये क्वेश्चन आपने क्लिक किया होगा। ठीक है, तो आज मुझे आपको ये 4 टाइप्स ही बताने थे। मैं एक बारी रिवीजन करवा देती हूँ, 5 मिनट में देख लेती हूँ आपका। टाइप 1 टू टाइप 4 में आपको फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ। इससे पहले 5 मिनट क्वेश्चंस देख लेती हूँ। मैम हार्ड कॉपी मिल रही है क्या एसक्यूएल एसक्यूएल की तरफ से? आई डोंट नो, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये मुझे नहीं पता। ओके गुड। आप क्वेश्चन पूछो, जो मैंने आपको कराया उससे रिलेटेड पूछो क्वेश्चन। इंटरेस्ट, यस। ये ड्यू अमाउंट है ना, हर साल 5-5 हजार दे रहे हैं ना, तो उस हिसाब से पेमेंट हो रही है। ओके, मैं अभी रिवीजन करवा रही हूँ दोबारा से। ओके गुड। Is there any kind of assignment that we have to make? No, no assignment. Ma'am, is there any kind of assignment that again you are asking the same question, ma'am? इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर शो कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, आई विल डू। गुड गुड। ओके इट्स गुड। टाइप 2 वाला जो आपने होमवर्क में बोला है करने, मैम ये तो हो गया टाइप 2 वाला जो आपने होमवर्क। ओके गुड गुड, वेरी गुड। हो गया है, इट्स वेरी गुड। क्योंकि जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में है उसमें मैं आपको दोबारा से कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, सीधा मैंने आपको अकाउंट्स बताना है एंड इंटरेस्ट वगैरह उस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम पूछनी है इस पार्ट में आज ही पूछो, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ। सीपी इज कैश प्राइस, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो पेमेंट करते हैं वो होता है। ओके गुड।
So ma'am, we have given purchase price at the place of interest amount. Yes. ओके, तो मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, ओके इट्स गुड, हो गया सबका, है ना? ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, लेट मी रिवाइज वंस अगेन। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, टाइप 1 में हमने क्या किया है, व्हेन कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, है ना? अब ये इंस्टॉलमेंट गिवन है, कैश प्राइस आपको गिवन है 28,000 है, जिसमें कि 8,000 का डाउन पेमेंट कर दिया है, 20,000 जो है वो पेमेंट करना बाकी है, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आपको पता है कि जो अमाउंट हम पे नहीं करते हैं उस पे ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? तो 8,000 तो डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कैश पेमेंट हो चुकी है, तो 28,000 पे तो नहीं देंगे 10%, है ना? हम किस पे देंगे? 20% पे, ठीक है? आप ये 1/1/2010 को डाउन पेमेंट करिए और 31/12 यानी एंड ऑफ द ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 की दी जाएगी। तब तक तो उसका 20,000 का अमाउंट हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, उसको कैश में तो नहीं दिया है, तो हम 10% फर्स्ट ईयर में देंगे किस पे? बताओ किस पे देंगे? 20,000 पे ही तो देंगे, ठीक? तो 20,000 पे 10% मतलब पहले साल का इंटरेस्ट जो हो गया 2,000। दूसरा साल आया 2011, 2011 में हमारे पास कितना ड्यू रह गया पेमेंट करने के लिए? 15,000। पर हम एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनाई है, ठीक? तो 15,000 हमारा ड्यू था, जिसमें कि 5,000 हम पेमेंट करेंगे, तो 5,000 पेमेंट कर देंगे, पर 15,000 में 10% इंटरेस्ट तो देंगे ना, तो 1,500 बन गया इंटरेस्ट, और 5,000 ये, यानी 6500 पेमेंट करेंगे। फिर थर्ड ईयर में आ जाओ, अब ड्यू कितना रह गया हमारे पास? 10,000। तो 10,000 पे हम पेमेंट करेंगे 10%, 1,000, और 5,000 जो है पेमेंट कर देंगे। और फिर फोर्थ ईयर में आओ, तो हमारे पास ड्यू बता 5,000, 5,000 पे 10% दोगे 500, राइट? तो 5,000 प्लस 500 कितना हो गया? 5500, ठीक? तो अब इसी बात का टेबल बना लो यहाँ पे, ये रहा टेबल आपका, ठीक? यहाँ देखो, सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट करी, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, क्यों? क्योंकि उस पे हमने ऑलरेडी कैश पेमेंट कर दी है, तो इंटरेस्ट क्या दे? इंटरेस्ट तो हम उस पे देते हैं जिसको हम पेमेंट नहीं किया हमने, ठीक? तो हमारा एचपीपी भी 8,000 हो गया। अब एंड ऑफ द ईयर हमने देखा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 पेमेंट करी, तो ड्यू अमाउंट था 20,000, उस पे हमने 10% 2,000 दिया, तो 7,000 बन गया। फिर 5,000 इंस्टॉलमेंट दी, 1,500 इंटरेस्ट दिया, इतना बन गया एचपीपी। फिर 5,000 दिया, फिर 1,000 इंटरेस्ट दिया, फिर इतना एचपीपी बन गया। फिर 5,000 आखिरी का इंस्टॉलमेंट दिया, 500 इंटरेस्ट दिया, और इसका एचपीपी इतना बन गया, ठीक? ये हमारा फर्स्ट टाइप था। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये इसको क्लिक कर लो अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो। फिर सेकंड टाइप था, व्हेन कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट्स एंड टोटल इंटरेस्ट और टोटल एसपीपी इज गिवन, ठीक है? तो अब आपको कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट गिवन है, जैसे डाउन पेमेंट गिवन है 8,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000, ये सारा गिवन है, और आपको टोटल, आपको इंटरेस्ट दे दिया 5,000, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, आपको दे दिया कि इंटरेस्ट जो है 5,000 है, और कैश प्राइस दे दिया 28,000, जिसमें कि 8,000 डाउन पेमेंट है, 5,000 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी है, ठीक है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट करिए विदाउट इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बता दिया 5,000, ठीक? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर तो देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा 20,000 का होगा, सेकंड ईयर क्योंकि 5,000 पेमेंट कर चुके होंगे तो 15,000 होगा, थर्ड ईयर तक हम 5,000 पेमेंट कर चुके होंगे, 10,000 ड्यू होगा, फोर्थ ईयर में 5,000 पेमेंट कर चुके होंगे तो 5,000 ड्यू होगा। इसका रेशियो निकाल लेंगे हम, 5 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 आ गया। 5,000 आपको गिवन ही है यहाँ पे, 5,000 को रेशियो में डिवाइड कर दो, फर्स्ट को कर दोगे 4/10,
इसको 3/10, देखो ये रेशियो यहाँ से निकला है 2/10 1/10, ये आपके इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। फिर 5500 में से 500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। 6000 में से 1000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। 6500 में 1500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। 7000 में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा गिवन है आपको, उस हिसाब से आपको ये टेबल वर्किंग नोट में बनाना है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इसका होमवर्क ये दिया है, इसको क्लिक कर लो। अब यहाँ आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मैंने बताया व्हेन ओनली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, सिर्फ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, दैट मींस कैश प्लस इंटरेस्ट ऐड करके क्या पेमेंट की, सिर्फ वो गिवन है। आपको यहाँ कैश प्राइस नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं पता। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे? देखो डाउन पेमेंट बता दिया, 8000 दिया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था 7000 का, 6500 का, 6000, 5500। ठीक है, इसमें आपका कैश प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी है, पर अलग अलग करके नहीं दिखाया है, वो आपको टेबल में बना के दिखाना है अलग अलग। ठीक है, तो आप जो है टेबल बनाओगे। तो टेबल बना लो पहले, यहाँ लिख दो जो अमाउंट गिवन है आपको, आपने लिख दिया। ठीक, डेट वेट डाल दिया, कैश प्राइस इंटरेस्ट, अपना टेबल बना लिया। फिर उसके बाद आप बनाओ यहाँ पे कि आप इसका डिफरेंस निकाल लो। जब डिफरेंस निकालोगे, डाउन पेमेंट को छोड़ देना, उसको इन्वॉल्व मत करना। क्यों? क्योंकि इसको आपने कैश पेमेंट कर दिया है। ठीक, तो आप डिफरेंस निकालोगे जो ड्यू रह गया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। जब देख रहे हो तो ये 500 क्या है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5500 में से 500 माइनस करोगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरे नीचे से दूसरा साल देखो 500 इसका, 500 इस साल का, तो 1000 आ जाएगा इंटरेस्ट। तीसरे साल में 500 इसका, 500 इसका, 500 इसका, 1500। चौथे साल में 500 इसका, 500 इसका, 500 इसका, 500 इसका, 2000। आप 7000 में से 2000 माइनस करोगे 5000। 6500 में से 1500 माइनस करोगे 5000। 6000 में से 1000 माइनस करोगे 5000। और 55 में से 500 माइनस करोगे 5000। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, तो ये आपका थर्ड मेथड था। इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप जो है एज अ होमवर्क ये करो आप। फिर फोर्थ मेथड पे आ जाओ, व्हेन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, ये देखो 10%, और एचपीपी भी गिवन है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज नहीं गिवन थी। ठीक है, तो आपने डिफरेंसेस देखा था, जिसमें आपने देखा डिफरेंसेस आर कॉमन। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे डिफरेंसेस देखो, 5600 को 3650 से करोगे माइनस, तो देखो क्या आ रहा है। फिर 3650 को 2850 से करो, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर 2850 को 1100 से माइनस करो, देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। आप पाओगे कि सबका डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंसेस वेरीज। यहाँ पे डिफरेंसेस आपस में वेरी करेंगे। तो आप समझ जाओ कि तीसरा वाला जो मेथड अभी अभी बताया है वो अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पे। वो मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपस के इंस्टॉलमेंट के डिफरेंसेस कॉमन होंगे, यानी ऊपर 5-500 था ना, सबका सेम आ रहा था, तो ही तीसरा मेथड लगेगा। अगर कॉमन नहीं है तो आप वो मेथड नहीं लगा सकते, तब आपको चौथा मेथड लगाना है। और चौथा मेथड क्या होगा? ठीक है, तो चौथा मेथड समझने के लिए आपको ये देखना होगा इसमें कि सबसे पहले
आप एक टेबल ड्रॉ करो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो लिख दो। पहली इन्फॉर्मेशन आपको हायर परचेज की मिली है कि डाउन पेमेंट हो गया था 4800, 5600, फिर ये सारा आपने हायर परचेज का अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अमाउंट लिखने के बाद आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, आपको फॉर्मूला भी पता है कि सीपी प्लस इंटरेस्ट ये क्या होता है, एचपीपी हो जाता है। ठीक, तो अगर ये 100 है, ये 10% गिवन है, तो एचपीपी क्या हो जाएगा, 110% होगा। ठीक है, तो एचपीपी की फिगर गिवन है आपको, तो अगर आपको इसके बेस पे निकालना है तो 10% ऑफ इसका निकालोगे। अगर सीपी के बेस का निकालना होता तो 10% ऑफ सीपी करते, पर निकालना एचपीपी पे है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसी की गिवन है, तो 10/100 10% करेंगे हम। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हैं। 1100 इंटू 10/110, 100 आ गया। अब 1100 में से 100 माइनस करोगे तो 1000 आएगा। ठीक, ठीक है, अब इसका देखो इसके ऊपर जाओ, अब ऊपर आओगे तो अब इस साल का निकालोगे, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ 2850 है और ये 1000, क्योंकि इस साल में ये इस साल का पेमेंट तो नहीं हुआ होगा, ये ड्यू चल रहा होगा, तो ये वाला अमाउंट को ऐड करोगे और इस पे 10% निकालोगे, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस अमाउंट में से 2850 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये कैश प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर जाओगे, एक कदम और ऊपर जाओ, तब क्या करोगे, देखो जब आप एक कदम और ऊपर जाओगे तब आप करोगे, जब आप एक और ऊपर जाओगे तब आप क्या करोगे, ये प्लस ये जो ड्यू अमाउंट होगा, क्योंकि जब आप इस ईयर में होगे तो ये वाली पेमेंट थोड़ी दिया होगा आपने, तो ये ऐड करोगे, 3500 ऐड कर दो, इसका 10% निकालोगे, ये इंटरेस्ट आ गया। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ गया। अब इसमें आ जाओ, जब इसमें होगे तो ये सारी पेमेंट तो नहीं दिए होगे, ये सब ऐड करके ये 6500 लिख दिया, ये यहाँ पे गिवन है आपको, ये ऐड किया, इसका 10% निकाला है 1100, 5600 में से 1100 माइनस करो 4500 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब ये सारा ऐड कर दो तो 15,800, 2200 इंटरेस्ट आ गया, तो 18,000 आपको गिवन ही है क्वेश्चन में एचपीपी का अमाउंट, 18,000 आपने ये जो है पेमेंट करी है आपने। ओरिजिनल तो प्राइस इतना था 15,800, पर क्योंकि 4 साल में पेमेंट करी, कुछ इंटरेस्ट भी दोगे फिर उस पे, वो 2200 का इंटरेस्ट हो गया, फिर आपने ओवरऑल इतनी पेमेंट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों पॉइंट आए होंगे समझ में। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ये आप कर लेना अपने आप इसको, इसी के बेस पे है पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो होगी मैम ये वाला, ट्राई टू डू योर सेल्फ, ट्राई टू डू जे आर मोंगा बुक देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो जस्ट सी द जे आर मोंगा बुक। ओके मैम, मैं ऑलरेडी बीकॉम की जे आर मोंगा की बुक है। यस, जो ऑलरेडी है तो फिर ठीक है, आप उसी में से देख लो, फिर क्यों परेशान हो। Thanks, ma'am. Chapter is clear. Just one query, that is there any kind of assignment we have to make? No. कोई असाइनमेंट नहीं देना आपने।
ओके यस मैम, क्या आप पीडीएफ शेयर कर देंगी बुक की जिस नो यू जस्ट बाय इट ना, आप उसको ले लो मार्केट में। और आप आपस में अरेंज कर लो उसको ना। थैंक्स। आप स्कैन करके अपने क्लासमेट से मांग लो चैप्टर वाइज, आई कैन नॉट डू दिस थिंग। यस आस्क एसओएल, ये आपको एसओएल वाले बता पाएंगे। मतलब मैं तो आपकी असाइनमेंट नहीं लूंगी। सी वेबसाइट, इट्स अवेलेबल देयर। थोड़ी बहुत एफर्ट आप भी करो बिकॉज यू आर स्टूडेंट, एटलीस्ट यू शुड डू। आई मीन आप पता नहीं क्या क्या नेट पे सर्च करते हो, अपना सिलेबस नहीं सर्च कर सकते? एसओएल बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर एफए सिलेबस करके डालो उसमें। आई थिंक नहीं, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। वैसे भी ऑनलाइन है, कौन देख रहा है? पर ये है कि अलाउड नहीं है, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन हो तो। ओके गुड गुड, आपको समझ में आया, दिस इज वेरी गुड। ओके गर्ल्स, सो गर्ल्स एंड बॉयज, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बी प्रिपेयर्ड, जेआर मोंगा बुक देखो आप, ठीक है। और ये बेस है, इसको क्लियर करने की कोशिश करना। हम जेआर मोंगा में ये सारे एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारा कुछ मैंने जेआर मोंगा से ही लिया हुआ है। आप जेआर मोंगा बुक से आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी करना उसको। फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैं बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं करने वाली। कोई मुझसे क्वेश्चन मत पूछना कि मैडम ये एचपीपी कैसे आया, इंटरेस्ट कैसे आया, कैश प्राइस कैसे आया। आज मैंने आपको 4 टाइप्स बता दिए, सारी कैलकुलेशंस बता दी हैं, और इसी के बेस पे ही आपके अकाउंट्स बनेंगे आगे, ठीक है। तो आज मैंने सारी कैलकुलेशन बता दी है, जो भी वर्किंग नोट होने थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा उस पे मैं दोबारा इस पे कोई डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। और जिसकी क्लास मिस होगी अपनी क्लासमेट से आपस में पूछ के, जेआर मोंगा में अवेलेबल है, जस्ट रीड इट आउट। ओके गर्ल्स, बॉयज, थैंक्स।